हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। आपके अपने यूट्यूब चैनल होम साइंस जंक्शन में आपका स्वागत है। हम करेंगे होम साइंस के लिए मॉक टेस्ट, जो कि आपके बिहार एस्टेट के एग्जाम के लिए जो आपका है 9 नवंबर को, और डीएसएसबी के एग्जाम, एलटी ग्रेड एग्जाम और बिहार पीजीटी के एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल क्लास ये रहने वाली है। स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास को। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, अप्रत्यक्ष आय का साधन नहीं है। क्वेश्चन में नहीं पूछा हुआ है, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। तो आपको ये बताना है अप्रत्यक्ष आय यानी कि इनडायरेक्ट इनकम का कौन सा साधन नहीं है। ऑप्शन दिए हुए हैं, वेतन है, चिकित्सा है, भवन है या कोई नहीं है। तो बात हो रही है आपकी इनडायरेक्ट इनकम की। इनडायरेक्ट इनकम में आपकी चिकित्सा आ जाएगी, भवन आ जाएगा। क्या नहीं होता है तो आपका वेतन यानी कि जो सैलरी मिलती है वो आपकी डायरेक्ट इनकम में आती है, ना कि आपके इनडायरेक्ट इनकम में। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है आपको ये क्वेश्चन। लास्ट में आपको अपना स्कोर जरूर बताना है कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। क्वेश्चन है आपका, मकान बनाने के लिए उपयुक्त नहीं है। अगेन क्वेश्चन में आपसे नहीं पूछा हुआ है, तो मकान बनाने के लिए कैसी भूमि जो होती है वो अच्छी नहीं होती है, आपको ये बताना है। ऑप्शन में है कंकरीली भूमि, रेतीली भूमि, पथरीली भूमि या दलदली भूमि। तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए मकान बनवाने के लिए कंकरीली भूमि भी अच्छी होती है, रेतीली भूमि अच्छी अच्छी होती है, पथरीली भूमि। पर दलदली वाले क्षेत्र में मकान नहीं बनवाना चाहिए, वरना वो मकान क्या होगा, धंसता हुआ चला जाएगा दलदल की तरह। ठीक है, तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। क्वेश्चन है हमारा, किसी घर का हृदय स्थल होता है। तो किसी घर का जो हृदय स्थल है वो क्या होगा। शयन कक्ष होगा यानी कि बेडरूम होगा, आपका बैठक होगा, रसोई घर होगा या कोई नहीं होगा। तो किसी भी घर का अगर उसको हृदय स्थल कहा जाए ना, तो हृदय स्थल होता है रसोई घर। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि किचन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आई होप आपको क्लास अच्छी लग रही हो, तो आप वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। क्वेश्चन है आपका, रंग योजना कितने प्रकार की होती है। तो जो आपकी कलर स्कीम होती है वो कितने प्रकार की होती है, ये बताना है आपको। ऑप्शन में आपके 5 प्रकार की, 4 प्रकार की, 7 प्रकार की या 12 प्रकार की। तो जो आपकी रंग योजना होती है ना, यानी कि कलर स्कीम, वो होती है आपकी कितने प्रकार की, 4 प्रकार की। तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है आपको ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन है हमारा, फर्नीचर बचत करता है। तो फर्नीचर किसकी बचत करता है, समय की बचत करता है, शक्ति की बचत करता है, दोनों की बचत करता है या कोई नहीं। तो जो फर्नीचर होता है ना, फर्नीचर हमारे समय की भी बचत करता है और शक्ति की भी बचत करता है। तो जब इन दोनों की बचत करता है तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि दोनों का। ठीक है, इसमें ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। लास्ट में आप लोगों को अपना स्कोर जरूर शेयर करना है कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। क्वेश्चन है, भराई का धागा कहाँ होता है। तो आपको ये बताना है, जो आपका भराई यानी कि फिलिंग का जो यान होता है ना, वो कहाँ पर होता है। ताने के धागे में होता है, बाने के धागे में होता है, दोनों को होता है या कोई भी नहीं होता है। तो आपका जो ताने का धागा होता है वो इस तरीके से होता है, जो बाने का धागा होता है वो आपके चौड़ाई में होता है। तो ताना ये हो जाता है, बाना ये हो जाता है। तो आपको ये बताना है, जो फिलिंग यान होता है ना, यानी कि भराई का धागा, वो कहाँ होता है, यानी कि किस में होता है। ठीक है, तो इसमें आपका जो भराई का धागा कहा जाता है, भराई का धागा होता है आपका बाने के धागे में। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, गेहूं टाका भी कहते हैं। तो गेहूं टाका ये एक न्यू वर्ड है आपके लिए, गेहूं टाका। तो गेहूं टाका किसको कहते हैं, लेजी डेजी को कहते हैं, चैन स्टिच को कहते हैं, सैटिन स्टिच को कहते हैं या कोई नहीं। तो जो आपको गेहूं टाका कहा जाता है ना, वो कहा जाता है लेजी डेजी को। जैसे आपका इस टाइप का होता है ना लेजी डेजी, इस टाइप का, तो इसे क्या कहा जाता है, गेहूं टाका के नाम से जाना जाता है। ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और नए क्वेश्चन में से एक है। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा कि गेहूं का मतलब लेजी डेजी के टाकों को क्या कहा जाता है, गेहूं के टाके के नाम से भी इसको जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारा, बैक स्टिच को कहते हैं। तो बैक स्टिच जो होती है ना, उसको किस नाम से जानते हैं, आपको ये बताना है। ऑप्शन में है बखिया है, तुरपाई है, दोनों को या कोई नहीं। तो बात हो रही है आपकी बैक स्टिच।
तो बैक स्टिच को किस नाम से जाना जाता है? बैक स्टिच को जाना जाता है बखिया के नाम से। तो इसमें ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्लियर है आपको ये क्वेश्चन? और जो तुरपन की जाती है, तुरपन तो कपड़ों को फिनिशिंग देने के लिए की जाती है। और जो तुरपन होती है दो प्रकार की होती है, एक होती है आपकी विजिबल तुरपन, एक होता है आपकी इनविजिबल तुरपन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका, ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिलाई मशीन का आविष्कार कब हुआ? इसको मोस्टली स्टूडेंट भूल जाते हैं क्योंकि जो ईयर वाले क्वेश्चन होते हैं वो याद नहीं होते जल्दी। तो जो आपका सिलाई मशीन होता है ना, इसका आविष्कार कब हुआ ये बताना है आपको। ऑप्शन में है 1825 में, 1850 में, 1820 में या 1755 में। तो इसमें आप लोग राइट आंसर बताइए कि राइट आंसर क्या हो जाएगा। जो आपका सिलाई मशीन है ना, जो सिलाई मशीन है इसका आविष्कार हुआ था 1755 में। ये बात आप ध्यान रखिए, कब हुआ था सिलाई मशीन का आविष्कार? 1755 में। तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सिलाई मशीन के भी कई टाइप्स होते हैं, जैसे आपका एक हाथ से चलाने वाली मशीन होती है जिसमें इस तरह का पहिया लगा होता है, व्हील लगा होता है और हैंडल होता है। इसको हम यहाँ से पकड़ के इसको चलाते हैं तो ये पहिया घूमता है। एक होता है पैरदान वाली मशीन, यानी कि मशीन बनी होगी उसके नीचे क्या होगा, ये हैंडल वाला जो सिस्टम होता है, व्हील तो होगा पर हैंडल इसमें नहीं होता है, बल्कि इसका यूज क्या होता है, पैरदान होता है। इसमें ऐसे इस तरह का व्हील लगा होता है, हम पैर से इसको चलाते हैं। और दूसरी आती है आपकी, थर्ड नंबर की एक आती है एक ऑटोमेटिक वाली मशीन। तो ये क्या होता है, ये आपकी लाइट से चलती है। ठीक है, और एक और मशीन आती है जो आपकी मोटर अगर फिट कर दी जाए तो उससे चलती है। तो ये कई टाइप्स होते हैं आपकी सिलाई मशीन के। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है राष्ट्रीय साक्षरता मिशन कब शुरू हुआ? तो जो आपका राष्ट्रीय साक्षरता मिशन है इसकी शुरुआत कब हुई है आपको ये बताना है। ऑप्शन दिए हुए हैं आपके, 1985 है, सेकंड ऑप्शन है आपका 1988, थर्ड ऑप्शन है आपका 1987 एंड लास्ट ऑप्शन है आपका 1990। तो बात हो रही है राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की। तो जो राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत हुई थी वो हुई थी आपकी 1988 में। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन है हमारा, फेफड़ों की संरचना होती है, जो आपके क्या होते हैं, लंग्स होते हैं ना, इनकी संरचना कैसे होती है ये बताना है आपको। ठोस होती है, स्पंजी होती है, कोमल होती है या अस्पष्ट होती है? तो बात हो रही है फेफड़ों की। तो फेफड़ों की जो संरचना होती है वो होती है आपकी स्पंजी टाइप की। ठीक है, तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, इसमें राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन है हमारा, निम्न एक प्रकार की अनेक कोशिकाओं से मिलाकर बनते। तो क्वेश्चन रिपीट कर रही हूँ, ध्यान से पढ़िए। निम्न एक प्रकार की अनेक कोशिकाओं से मिलाकर बनते। तो अनेक प्रकार की कोशिकाओं से क्या मिलाकर बनाए जाते हैं ये बताना है आपको। ऊतक बनाए जाते हैं, अंग बनाए जाते हैं, कोशिका बनाई जाती है या आपके तंत्र बनाए जाते हैं। ठीक है, यानी कि अंग तंत्र। तो बात किसकी हो रही है, बात हो रही है आपके सेल की, यानी कि कोशिका की। तो जब अनेक सेल मिलती हैं तो निर्माण करती हैं ऊतक का, यानी कि टिश्यू का। तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि अनेक कोशिकाएं मिलकर ऊतक का यानी कि टिश्यू का निर्माण करती हैं। क्लियर है आपको ये क्वेश्चन? देखिए, सेल मिलती हैं तो सेल से क्या बनती है, टिश्यू बनता है। टिश्यू मिलता है तो हमारे ऑर्गन मिलते हैं, और जब बहुत सारे ऑर्गन मिलते हैं तो हमारी पूरी बॉडी का निर्माण होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन है, आवश्यक वसीय अम्ल की शरीर में कमी होने पर त्वचा संबंधी रोग हो जाता है। तो आवश्यक यानी कि इसेंशियल फैटी एसिड की अगर शरीर में कमी हो जाएगी तो जो स्किन संबंधी रोग हो जाएगा उसका क्या नाम है आपको ये बताना है। क्वाशियोरकर नाम है, स्कर्वी नाम है, सूखा रोग नाम है या फाइनोडर्मा नाम है इसका? तो आप लोग इसका आंसर दीजिए। बात हो रही है आवश्यक वसीय अम्ल की यानी कि इसेंशियल फैटी एसिड की। तो जब किसी की बॉडी में आवश्यक वसीय अम्ल की कमी हो जाती है तो उसको फिनोडर्मा नामक रोग हो जाता है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, फिनोडर्मा रोग में क्या होता है, ये एक पहली तो स्किन रिलेटेड आपकी डिसीज होती है, और ऊपर से इसमें क्या होता है, जब आपका कोहनी वाला पार्ट हो गया और जो आपका हिप्स वाला पार्ट हो गया उसमें क्या होता है, वाइट दाने हो जाते हैं आपके रेड रेड कलर के, और स्किन एकदम ड्राई हो जाती है। अगर उस दाने पर आप खुजली करते हो तो वाइट वाइट कलर का पाउडर सा निकलता है।
इसी को कहा जाता है फाइनोडर्मा रोग। इसको टोन्ड स्किन के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, इसको टोन्ड स्किन के नाम से भी जाना जाता है। जो आपका सूखा रोग होता है, सूखा रोग तो आपका ये पीईएम का रोग होता है, यानी कि प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन की डिसीज होती है। स्कर्वी आपके किससे होती है, विटामिन सी की कमी से होती है स्कर्वी। और जो आपका क्वाशियोरकर रोग होता है ये आपका प्रोटीन की कमी से होता है। क्वाशियोरकर रोग में क्या होता है कि इसमें बॉडी में जलीय सूजन आ जाती है, जिसको ऑडिमा के नाम से जाना जाता है। क्लियर है आपको ये क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन है, कौन सा ऊतक का निर्माण केवल जन्म पूर्व हो अर्थात गर्भावस्था में ही होता है? तो कौन सा टिश्यू ऐसा होता है जिसका निर्माण गर्भावस्था में ही पहले ही हो जाता है, जन्म के पूर्व ही? ऑप्शन में पेशी ऊतक होता है, मांसपेशी ऊतक होता है, तंत्रिका ऊतक होता है, या आपका संयोजी ऊतक होता है? तो राइट आंसर आप लोग बताइए कि इसमें राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर आप लोग जल्दी से बता दीजिए, क्योंकि ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में रिपीट हो चुका है और थोड़ा घुमा के पूछा गया है। क्वेश्चन आपका बिल्कुल इजी है। तो देखिए इसमें जो है ना कि कौन सा ऊतक का निर्माण, तो उस ऊतक का क्या नाम होता है, वो टिश्यू होता है आपका कौन सा, तंत्रिका ऊतक। ठीक है, तो जो आपका तंत्रिका ऊतक होता है ना, इसका निर्माण जन्म पूर्व यानी कि गर्भावस्था में ही हो जाता है, यानी कि नर्वस टिश्यू। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन है हमारा, उपास्थि किस पदार्थ से बनती है? तो जो आपकी उपास्थि होती है ना, ये किस पदार्थ की बनती है, आपको ये बताना है। ऑप्शन में आपके अस्थि मज्जा है, कॉन्डियन है, कैल्पियम है एंड आसीन है। तो राइट आंसर आप लोग बताइए कि राइट आंसर इसमें क्या हो जाएगा। तो जो आपकी उपास्थि होती है ना, उपास्थि आपकी कार्डियन की बनी होती है, किसकी, कार्डियन की बनी होती है। तो इसमें ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, हमारे शरीर के किस भाग में टेढ़ी मेढ़ी अस्थियां पाई जाती हैं? क्वेश्चन नोट डाउन कर लीजिएगा आप लोग, क्या है, हमारे शरीर में किस भाग में टेढ़ी मेढ़ी अस्थियां पाई जाती है? रीढ़ में पाई जाएगी, जबड़ा हुआ तालू में पाई जाती है, कनपट्टी में यानी कि कान के पास पाई जाती है, कान के नीचे वाला जो पार्ट होता है ना उसको कनपट्टी बोलते हैं, या इनमें से सभी में? तो इसमें आप लोग राइट आंसर बताइए कि राइट आंसर इसमें क्या हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे शरीर में जो टेढ़ी मेढ़ी अस्थियां पाई जाती है ना, ये आपकी रीढ़ में भी पाई जाती है, जबड़ा हुआ तालू में भी पाई जाती है और कनपट्टी में भी पाई जाती है। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, यानी कि इनमें से सभी। ठीक है, क्लियर है आपको ये क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन है हमारा, मक्खन में एक विशेष प्रकार की सुगंध होती है, ये किस अम्ल के कारण पाई जाती है, आपको ये बताना है। ऑलिक एसिड के कारण होती है, ब्यूटारिक एसिड के कारण होती है, लिनोलिक एसिड के कारण होती है, या पामेटिक अम्ल के कारण होती है? तो जो मक्खन मक्खन होता है आपका बटर, तो जो बटर में एक विशेष प्रकार की सुगंध पाई जाती है, ये पाई जाती है ब्यूटारिक एसिड के द्वारा। ठीक है, तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है तो आप वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। क्वेश्चन में पूछा हुआ है आपसे, 1 ग्राम प्रोटीन से कितनी ऊष्मा प्राप्त होती है? तो 1 ग्राम प्रोटीन से आपको कितनी ऊष्मा प्राप्त होगी, आपको ये बताना है, आंसर बताना है आपको इसका। ऑप्शन में है 4.10 कैलोरीज, सेकेंड ऑप्शन है आपका 9.45 कैलोरी, थर्ड ऑप्शन है 5.65 कैलोरी एंड लास्ट ऑप्शन है आपका 7.0 कैलोरी। तो जो 1 ग्राम प्रोटीन से आपको ऊष्मा मिलती है वो होती है आपकी 4.140 कैलोरी। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, और 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से भी हमको इतनी एनर्जी मिलती है। अगर हम 1 ग्राम फैट की बात करें, किसकी, 1 ग्राम वसा यानी कि फैट की बात करें, तो उससे हमें 9 kcal एनर्जी मिलती है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना। क्वेश्चन है हमारा, अधिक मदिरा पीने से कौन सी पाचक ग्रंथि नष्ट हो जाती है? आपका ग्रंथि, तो अधिक मदिरा यानी कि अधिक शराब का सेवन करने से कौन सी ऐसी पाचक ग्रंथि होती है जो नष्ट हो जाती है, ये बताना है आपको। ऑप्शन में है आपके अग्नाशय ग्रंथि, सेकंड ऑप्शन है क्लोम ग्रंथि, थर्ड ऑप्शन है आपका पक्वाशय ग्रंथि एंड लास्ट ऑप्शन होता है आपका यकृत यानी कि लीवर। तो अधिक जो शराब का सेवन करते हैं, तो आप सबको पता है कि जो अधिक किसका शराब का सेवन करता है या मदिरा का सेवन करता है उसका लीवर डैमेज हो जाता है। तो इसमें ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि यकृत। ठीक है, आपने सुना भी होगा
कि आसपास जो व्यक्ति होते हैं अगर वो ड्रिंक करते हैं तो उनका क्या हो गया, ड्रिंक करने की वजह से उनका लीवर डैमेज हो जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, रक्त में से हानिकारक पदार्थों को छानकर अलग करने का कार्य क्या करता है। ठीक है, तो जो ब्लड में हानिकारक पदार्थ होता है ना, उनको छानकर अलग करने का कार्य कौन सा ऑर्गन करता है ये बताना है आपको। हृदय करता है, गुर्दे करते हैं, बड़ी आंत करता है या तिल्ली करता है। तो रक्त में से हानिकारक पदार्थों को छानकर अलग करने का जो कार्य होता है वो कार्य करता है आपका कौन, गुर्दे यानी कि किडनी। तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कहा जाता है ब्लड फिल्ट्रेशन का काम कौन करता है, गुर्दे करते हैं। अगर गुर्दे डैमेज हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं, तो गुर्दे में डायलिसिस की प्रक्रिया होती है। जो प्रोसेस बॉडी के अंदर होता है, तो डायलिसिस के प्रोसेस में वो बॉडी के बाहर कराया जाता है। ठीक है, ब्लड फिल्ट्रेशन का कार्य। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन है हमारा, कौन सी कणिकाओं में हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। तो कौन सी कणिकाओं में आपका हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है, आपको ये बताना है। ऑप्शन में आरबीसी में, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स में या प्लाज्मा में। तो बात हो रही है हीमोग्लोबिन की। तो हीमोग्लोबिन आपका किस में नहीं पाया जाता है, हीमोग्लोबिन आपका डब्ल्यूबीसी में नहीं पाया जाता है। डब्ल्यूबीसी को बोला जाता है व्हाइट ब्लड सेल्स। ठीक है, यानी कि श्वेत रक्त कणिकाएं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये जीवाणुओं को मारने का कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है, स्वर रज्जुओं में कंपन किसके कारण होता है। यानी कि जो आपकी ध्वनि रज्जुएं होती है ना, स्वर रज्जुएं, ठीक है, इसमें कंपन मतलब जब बोला जाता है ना, जब ध्वनि निकलती है तो उसमें वाइब्रेशन होता है। तो ये किसके कारण वाइब्रेशन होता है ये बताना है आपको। ऑप्शन में स्वर यंत्र के कारण, वायु के कारण, कॉरिकॉइड उपस्थिति के कारण या एपिग्लोटिस के कारण। तो बात हो रही है स्वर रज्जुओं के कंपन की। तो ये किसके कारण होता है, ये आप लोग आंसर बताइए कि इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा। ये होता है आपके वायु के कारण। किसके कारण, वायु के कारण क्या होता है, वाइब्रेशन होता है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्लियर है आपको ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन है हमारा, वस्त्र पर लहरदार नमूने अंकित करना कहलाता है। तो जो वस्त्र पर जो लहरदार नमूने अंकित किए जाते हैं ना, वो क्या कहलाता है ये बताना है आपको। ऑप्शन में मॉयरिंग है, कैम्ब्रिक है, नमदा है या कोई नहीं है। तो जो वस्त्र पर लहरदार यानी कि जो पानी की लहर होती है ना, वैसे पैटर्न क्रिएट किए जाते हैं, वो पैटर्न क्रिएट करना कहलाता है आपका मॉयरिंग। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो आपका नमदा होता है, नमदा होता है आपकी फेल्टिंग मेथड, इसको बोला जाता है। इसमें जो यान होते हैं ना, यान की यानी कि क्या नहीं किया जाता, आपका रेशे से डायरेक्ट क्या बनाया जाता है, आपके वस्त्र बनाए जाते हैं। किसमें, नमदा की प्रक्रिया में। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन है हमारा, बुनाई के द्वारा कपड़े के एक ही सतह पर सिलवटें डालना क्या कहलाता है। यानी कि जो बुनाई करते हैं हम, तो उसमें क्या करते हैं, एक ही सतह पर क्या कर देते हैं, सिलवटें डाल देते हैं। तो एक ही सतह पर सिलवटें डालना ये क्या कहलाता है, आपको ये बताना है। ऑप्शन में क्रेप है, कैम्ब्रिक है, टेंटरिंग है या कोई नहीं है। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए यानी कि क्रेप। तो बुनाई के दौरान कपड़े पर एक ही जगह पर क्या डालना, जैसे एक ही जगह पे यहाँ पे हम सिलवटें डाल रहे हैं, तो ये क्या कहलाएगा, ये इतना एरिया आपका क्या कहलाएगा, क्रेप कहलाएगा। ठीक है, और जो टेंटरिंग की जाती है, टेंटरिंग आपकी की जाती है वस्त्रों पर चमक लाने के लिए। तो ऑप्शन ए इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा, प्रसार शिक्षा का मुख्य अंग है। तो आपको ये बताना है प्रसार शिक्षा का मुख्य अंग क्या है। शिक्षण है, शोध है, प्रसार के कार्य या सेवा है या सभी है। तो बात हो रही है आपकी एक्सटेंशन एजुकेशन के। तो एक्सटेंशन एजुकेशन के मुख्य अंग में शिक्षण भी आता है, शोध यानी कि रिसर्च भी आता है, प्रसार के कार्य या सेवा भी आता है। जब ये सभी आता है तो इसमें ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि सभी। क्लियर है आपको ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, प्रसार शिक्षा में किस विधि से शिक्षा दी जाती है, आपको ये बताना है। ऑप्शन में है विद्यालय, घर के अंदर, क्या है ये, घर के अंदर। थर्ड ऑप्शन है आपका विद्यालय के बाहर और सभी। तो प्रसार शिक्षा में हम जो शिक्षा प्रदान करते हैं वो कैसे प्रदान की जाती है, विद्यालय के बाहर प्रदान की जाती है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है आपको ये क्वेश्चन।
आपको लास्ट में अपना स्कोर जरूर बताना है। आप लोग अपना स्कोर काउंट करते चलेगा कि आपके कितने क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं। इससे आपके क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो रही है और आपको कॉन्फिडेंस भी आ रहा होगा कि हमारे इतने क्वेश्चन सही हो रहे हैं और हमारी तैयारी किस लेवल पे है। क्वेश्चन है हमारा, भारतीय शिशु कल्याण समिति की स्थापना कब हुई? तो आपको ये बताना है भारतीय शिशु कल्याण समिति की स्थापना कब हुई है। ऑप्शन में 1950 है, 1952 है, 1951 है एंड 19 क्या है 1953 है। तो राइट आंसर आप लोग बताइए कि इसमें राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो आपके जो भारतीय शिशु कल्याण समिति है ना, जो इसकी स्थापना की गई थी वो की गई थी आपकी 1952 में। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि 1952 में भारतीय शिशु कल्याण समिति की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा, सती प्रथा निषेध अधिनियम कब पारित हुआ? तो आपको ये बताना, जो सती प्रथा निषेध अधिनियम है ना, ये कब पारित किया गया था? 1829 में, 1629 में, 1929 में या 1729 में? तो जो सती प्रथा निषेध अधिनियम पारित किया गया था वो पारित किया गया था आपका 1829 में। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्लियर है आपको ये क्वेश्चन? अगर आपको क्लास अच्छी लग रही हो तो आप वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। क्वेश्चन है आपका, सूत निर्माण का अंतिम चरण है। तो सूत निर्माण का अंतिम चरण क्या होता है ये बताना है आपको। ऑप्शन में है बुनाई है, कुटाई है, कताई है या मॉयरिंग है। मॉयरिंग तो आपने अभी पढ़ा था। मॉयरिंग क्या होता है कि कपड़े पर पानी जैसे लहर उठाने वाला क्या होता है, प्रक्रिया होती है, उसको हम बोलते हैं मॉयरिंग की प्रोसेस। बुनाई आप लोग सब लोग जानते हो। तो सूत निर्माण का जो अंतिम चरण है वो बताना है आपको कि क्या हो जाएगा। तो जो सूत निर्माण का अंतिम चरण होता है ना, वो होता है आपका क्या? कताई। कुटाई नहीं है आपका, कताई है। हाँ, इसमें हमारा ये ऑप्शन सी दिया हुआ है ना, ऑप्शन सी क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो जो सूत निर्माण का अंतिम चरण होता है वो होता है हमारा कताई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन है हमारा, पुरुष के वृषण में हार्मोन बनता है। तो पुरुष के वृषण में कौन सा हार्मोन बनता है आपको ये बताना है। एंड्रोस्टेरोन हार्मोन बनता है या टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बनते हैं या दोनों बनते हैं या उपयुक्त में से कोई भी हार्मोन नहीं बनता है। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपको ये बताना है। तो पुरुष के जो वृषण में हार्मोन बनता है ना, वो होता है आपका एंडोस्टेरोन भी होता है, टेस्टोस्टेरोन भी होता है। तो जब ये दोनों होता है तो इसमें ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि उपयुक्त दोनों। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन है हमारा, हमें बचना चाहिए। तो हमें किससे बचना चाहिए? हमें व्यायाम से बचना चाहिए, निद्रा से बचना चाहिए, विश्राम से बचना चाहिए या मादक पदार्थ से बचना चाहिए। तो हमें जो बचना चाहिए ना, वो हमें किससे बचना चाहिए? वो हमें बचना चाहिए मादक पदार्थों से, यानी कि मदिरा, शराब, ब्रांडी, इन सब चीजों से हमें बचना चाहिए। क्यों? अगर हम इसका सेवन करेंगे तो हम अस्वस्थ हो जाएंगे, हमारा लीवर डैमेज हो जाएगा। तो इन चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन है हमारा, संवातन के कृत्रिम साधन कौन से होते हैं? यानी कि जो आपका संवातन होता है ना, इसके कृत्रिम साधन आपको बताने कि इसके कृत्रिम साधन आपके क्या हो जाएंगे। खिड़की और दरवाजे हैं, निर्वातक पंखे हैं, तेज गति से चलने वाली हवाएं हैं या उपयुक्त सभी है। तो राइट आंसर बताइए कि राइट आंसर इसमें क्या हो जाएगा। तो कृत्रिम संवातन यानी कि वेंटिलेशन के लिए हम लोग क्या बनवाते हैं? खिड़की और दरवाजे बनवाते हैं ना घरों में। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा, संवातन के कृत्रिम साधन है। तो संवातन के कृत्रिम साधन जो होंगे वो क्या हो जाएंगे? ये आपका क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, तो इसमें आपका ऑप्शन ए ही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका रिपीट हो चुका है एक क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन है हमारा, जल की घुलित अशुद्धियों को दूर किया जा सकता है। तो जल में जो घुलने वाली अशुद्धियां होती हैं उनको कैसे दूर किया जाएगा वो बताना है आपको। ऑप्शन में अवक्षेपण की क्रिया द्वारा, आसवन की क्रिया द्वारा, उबालने की क्रिया द्वारा या छानने की क्रिया द्वारा। तो जल में घुलित अशुद्धियां, तो घुलित अशुद्धियां कौन सी होती है? जो जल में घुल जाती है। इसको अलग करने के लिए हम क्या प्रयोग करेंगे? इसको हम आसवन क्रिया द्वारा क्या करेंगे? दूर करेंगे, यानी कि जल की अशुद्धि को हम आसवन की क्रिया द्वारा हटाएंगे। तो ऑप्शन
बी क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्लियर है आपको ये क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा, कौन से जल में नाइट्रोजन यानी कि CO2 तथा सादा नमक पाया जाता है? तो कौन से जल में क्या पाया जाएगा? नाइट्रोजन, CO2 तथा सादा नमक पाया जाता है। ऑप्शन में समुद्री जल में, नदियों के जल में, वर्षा के जल में या उपयुक्त सभी में। तो राइट आंसर आप लोग बताइए कि इसमें राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो जो आपका बात, आपको यहीं से क्वेश्चन पकड़ लेना है। बात आ रही है आपके सादा नमक की, तो सादा नमक किसमें पाया जाएगा? समुद्री जल में पाया जाएगा। की पॉइंट आपका क्वेश्चन में छुपा हुआ है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है आपको ये क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन है हमारा, जन स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से व्यक्ति का कर्तव्य। तो जन स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से व्यक्ति का क्या कर्तव्य होता है, आपको ये बताना है। ऑप्शन है आपके, फर्स्ट ऑप्शन है पर्यावरण को साफ सुथरा रखना, सेकंड ऑप्शन है मलमूत्र खुले मैदान पर करना, थर्ड ऑप्शन है चलते फिरते पुस्तकालय खोला, एंड लास्ट ऑप्शन है आपका उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर बताइए आप लोग, राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो बात हो रही है किसकी? जन स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से व्यक्ति का कर्तव्य क्या होता है कि वो मल मूत्र खुले मैदान पर करना। ये तो बिल्कुल नहीं है। चलते फिरते पुस्तकालय यानी कि लाइब्रेरी खोल देगा, इससे कोई मतलब ही नहीं है क्वेश्चन का। तो बात हो रही है जन के स्वास्थ्य के दृष्टिकोण की, तो उसमें हमारा ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि क्या करना चाहिए? पर्यावरण को साफ सुथरा रखना चाहिए। तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है आपको ये क्वेश्चन? आगे बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन है हमारा, सबसे कम मृत्यु दर किस देश में है? तो जो सबसे कम मृत्यु दर है किस देश में है, ये बताना है आपको। ऑप्शन में अफ्रीका है, जापान है, इंग्लैंड है या ऑस्ट्रेलिया है। तो जो आपकी सबसे कम मृत्यु दर पाई जाती है ना, वो पाई जाती है आपकी इंग्लैंड में। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये आपका स्टैटिक्स का क्वेश्चन बन जाता है। तो ये आपको याद करना है कि सबसे कम मृत्यु दर किस देश में? इंग्लैंड में पाई जाती है, बस। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा, गर्भावस्था के 6 माह तक होने वाले बच्चे के जन्म को कहा जाता है? तो गर्भावस्था के 6 माह तक होने वाले बच्चे के जन्म को क्या कहा जाएगा? अपरिपक्व जन्म कहा जाएगा, गर्भपात कहा जाएगा, असामान्य जन्म कहा जाएगा या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो गर्भावस्था में 6 माह की, बच्चा कब हो गया? बच्चा प्रीमेच्योर हो जाता है, यानी कि 6 मंथ में ही हो जाता है। तो ऐसी सिचुएशन में जो जन्म होता है उसको हम किस नाम से जानते हैं? उसको हम क्या होता है? गर्भपात के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि 6 महीने का बच्चा वो जन्म ले लेगा, पहली बात तो लेगा नहीं, ऊपर से अगर लेता भी है ना तो सरवाइव नहीं कर पाएगा। हाँ, 7 महीने का बच्चा हो, 8 महीने का बच्चा हो तो सरवाइव कर पाता है, पर 6 महीने का बच्चा सरवाइव नहीं कर पाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, स्थायी दांत निकलने की आयु होती है? तो जो आपकी स्थायी दांत यानी कि परमानेंट टीथ होते हैं ना, वो किस एज पर निकलते हैं, आपको ये बताने हैं। 2 वर्ष में निकलते हैं, 6 वर्ष में निकलते हैं, 4 वर्ष में निकलते हैं या 8 वर्ष में निकलते हैं। तो बात किसकी हो रही है? स्थायी दांत की। तो जो आपके परमानेंट टीथ होते हैं ये निकलते हैं आपके कौन सी एज में? 8 वर्ष की आयु में निकलते हैं। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा, शैशवावस्था में रोगों से बचाव का उपाय है? तो शैशवावस्था में रोगों से बचाव का प्रमुख उपाय क्या है, ये बताना है आपको। ऑप्शन में टीकाकरण है, पौष्टिक आहार देना है, मौसम व बचाव है या अधिक भोजन देना है। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका? क्या हो जाएगा आपका? टीकाकरण। तो शैशवावस्था में रोगों से बचाव का प्रमुख उपाय क्या है? बच्चों को क्या क्या करवाया जाए? टीकाकरण करवाया जाए बच्चों का। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा, जनजीवन पर सर्वाधिक प्रभाव कौन से पर्यावरण का पड़ता है? क्वेश्चन फिर से पढ़िए। जनजीवन पर सर्वाधिक प्रभाव ऐसा कौन सा पर्यावरण है जिसका पड़ेगा? ऑप्शन में प्राकृतिक या भौगोलिक, सामाजिक, सांस्कृतिक या इनमें से सभी। तो राइट आंसर आप लोग बताइए कि राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो जनजीवन पे जो सबसे ज्यादा पर्यावरण का प्रभाव पड़ता है ना, वो होता है आपका प्राकृतिक पर्यावरण और भौगोलिक पर्यावरण। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका, मैकोनियम क्या है? ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मैकोनियम क्या होता है ये बताना है आपको। शिशु का जन्म रुदन होता है, यानी कि शिशु जब जन्म लेता है तब रोता है, ये होता है, या शिशु का प्रथम मल त्याग होता है, या शिशु का प्रथम आहार होता है, या इनमें से कोई भी नहीं होता है। तो जो आपका मैकोनियम होता है, मैकोनियम होता है शिशु का प्रथम मल त्याग,
ये क्या होता है, मेकोनियम कहलाता है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा आपका राइट आंसर। ठीक है, ये आपका ग्रीन, डार्क ग्रीन कलर का होता है। ठीक है, कैसा होता है आपका, डार्क ग्रीन कलर का ये होता है मेकोनियम। और शिशु को जो प्रथम आहार होता है वो माँ का दूध होता है, उसमें कोलेस्ट्रम, जिसको कोलेस्ट्रम बोला जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कौन सा तत्व माता के दूध से प्राप्त नहीं होता है। तो क्वेश्चन में नहीं पूछा हुआ है, क्वेश्चन को ठीक से पढ़िएगा। तो कौन सा तत्व ऐसा है तो जो माँ के दूध से नहीं प्राप्त होगा, प्रोटीन प्राप्त नहीं होगा, वसा प्राप्त नहीं होगा, विटामिन सी प्राप्त नहीं होगा, या कार्बोहाइड्रेट प्राप्त नहीं होगा। तो आप लोग राइट आंसर बताइए कि राइट आंसर इसमें क्या हो जाएगा। तो जो माता के दूध से प्राप्त नहीं होता है वो होता है आपका विटामिन सी। माता के दूध में प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट ये तीनों चीजें तो होती हैं, बट विटामिन सी नहीं पाया जाता, विटामिन सी का अभाव पाया जाता है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्लियर है आपको ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन है हमारा, शरीर के ऐसे अंग जिनसे बाह्य व आंतरिक पर्यावरण का प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त होता है। ठीक है, क्या है, शरीर के ऐसे अंग जिनसे बाह्य व आंतरिक पर्यावरण का प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त होता है वो क्या कहलाता है। ज्ञान इंद्रियां होती हैं, मस्तिष्क होता है, ये दोनों होगा, या इनमें से कोई भी नहीं होगा। तो राइट आंसर आप लोग बताइए कि इसमें राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो जो आपके शरीर के ऐसे अंग होते हैं जिनसे बाह्य व आंतरिक पर्यावरण का प्रत्यक्ष ज्ञान होता है ना, ज्ञान प्राप्त होता है, ये आपका ज्ञान इंद्रियां भी हो जाएगा और मस्तिष्क भी हो जाएगा। तो ऑप्शन ए और बी दोनों आंसर हो जाएंगे। तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ये दोनों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा, गर्भावस्था में कौन सी समस्या उत्पन्न होने का भय रहता है। तो जब प्रेगनेंसी होती है तो इसमें कौन सी समस्या होने की संभावना ज्यादा रहती है। ऑप्शन में है गर्भपात, गुर्दे का संक्रमण, अपरिपक्व प्रसव यानी कि प्री मैच्योर डिलीवरी होना, या लास्ट ऑप्शन है आपका इनमें से सभी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपको ये बताना है। तो गर्भावस्था में आपके गर्भपात होने की भी का भी डर रहता है, गुर्दे का यानी कि किडनी डिसीज होने का भी डर रहता है, प्री मैच्योर डिलीवरी होने का भी डर रहता है। तो जब ये तीनों चीजें होने का डर रहता है तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, यानी कि इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन है हमारा, जनसंख्या शिक्षा राष्ट्रीय सेमिनार भारत में कहाँ हुआ था। ये भी आपका इंपॉर्टेंट जीएस का क्वेश्चन बन जाता है। तो जनसंख्या शिक्षा राष्ट्रीय सेमिनार भारत में कहाँ हुआ था ये बताना है आपको। चेन्नई में हुआ था, गुजरात में हुआ था, मुंबई में हुआ था, या कोलकाता में हुआ था। तो राइट आंसर बताइए आप लोग कि राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो जो आपका जनसंख्या शिक्षा राष्ट्रीय सेमिनार हुआ था ना, ये हुआ था आपका कहाँ पे, चेन्नई में हुआ था। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, WHO यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है। ऑप्शन में इंग्लैंड में है, पेरिस में है, जेनेवा में है, या न्यूयॉर्क में। WHO यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पर है। तो जो आपका WHO का हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है, वो है आपका जेनेवा में। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, क्लियर है आपको ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन हमारा, विषाणु यानी कि वायरस द्वारा फैलने वाले रोग कौन कौन से हैं। तो जो वायरस द्वारा रोग फैलते हैं ना वो कौन से हैं ये बताना है आपको। चेचक है, बड़ी माता है, खसरा है, छोटी माता है, और इनमें से सभी है। तो राइट आंसर आप लोग बताइए कि राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो जो विषाणु यानी कि वायरस द्वारा जो फैलने वाला रोग है ना, वो चेचक और बड़ी माता भी होता है, आपका खसरा भी होता है, और छोटी माता भी होता है। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि इनमें से सभी। क्लियर है आपको ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन है हमारा, यूनिसेफ का मुख्य कार्यालय कहाँ है। तो आपको ये बताना है यूनिसेफ का जो मुख्य कार्यालय यानी कि क्या है, यूनिसेफ का हेडक्वार्टर है, ये कहाँ पे, पेरिस में है, न्यूयॉर्क में, टोक्यो में, या हनोई में है। तो जो आपका यूनिसेफ है ना, तो जो यूनिसेफ है उसका मुख्य कार्यालय कहाँ है आपका, न्यूयॉर्क में है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है आपको ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा, वह देश कौन सा है जहां समाज शास्त्र विषय सर्वप्रथम प्रारंभ हुआ। ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वह देश कौन सा है जहां समाज शास्त्र यानी कि सोशलॉजी विषय सर्वप्रथम प्रारंभ हुआ। इंग्लैंड है, अमेरिका है, भारत है, या यूरोप है। तो राइट आंसर आप लोग बताइए कि इसमें राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा।
तो वह देश जहाँ समाजशास्त्र का विषय सर्वप्रथम प्रारंभ हुआ ना, वो कहाँ हुआ था आपका? वो हुआ था अमेरिका में। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये आपके याद करने वाले क्वेश्चन है, इनको आप लोग याद कर लीजिएगा। तो आज की क्लास हमारी यहीं एंड होती है। आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको क्लास कैसे लगी, आपको क्वेश्चन समझ में आए या नहीं है। अगर कुछ सजेशन हो तो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आप लोग स्कोर अपना जरूर बताइएगा कि आपके 50 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। और अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। और ये टाइम आपका प्रैक्टिस टाइम है, तो अच्छे से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए, एग्जाम अच्छे से क्वालिफाई कीजिए आप लोग। थैंक यू सो मच।